Okay. तो पहला सवाल लेते हैं। ये यूपीएससी मेंस 2019 में पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए। The 1857 uprising was the culmination of the recurrent, big and small local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of British rule. Elucidate. तो सवाल ये है कि क्या 1857 का विद्रोह अचानक हुआ या ये पिछले 100 साल से चल रहे छोटे बड़े लोकल रिबेलियंस का नतीजा था, मतलब एक कल्मिनेशन। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि 1857, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस या सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं, वो कोई आइसोलेटेड घटना नहीं थी। अच्छा। ये वाकई एक कल्मिनेशन था। पिछले 100 सालों में ब्रिटिश रूल के खिलाफ समाज के अलग अलग वर्गों में काफी ज्यादा डिसकंटेंट, मतलब असंतोष जमा हो रहा था। इसके पीछे कई तरह के फैक्टर्स थे। पहले बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की। देखिए, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे कि बहुत भारी टैक्सेशन और नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, इन्होंने पेजेंट्री को, मतलब किसानों को, बेहद गरीब बना दिया। इससे फैमिन्स भी बढ़ गए। सोचिए किसानों की हालत कितनी मुश्किल हो गई होगी। हाँ बिल्कुल, अगर लगातार इतने हाई टैक्सेस हों और जमीन से जुड़ी पॉलिसीज भी खिलाफ हों तो गरीबी तो बढ़ेगी ही। और इसके अलावा भी कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स थे ना। जी हाँ, साथ ही जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज, रेलवेज और टेलीग्राफ्स ब्रिटिश लाए, उन्होंने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस को डिसरप्ट कर दिया। अच्छा। जैसे आर्टिसंस थे, वीवर्स थे, उनका काम छिन गया। इससे काफी सोशल अनरेस्ट पैदा हुआ। इसके शुरुआती एग्जाम्पल्स हैं सन्यासी रिबेलियन, जो करीब 1763 से 1800 तक चला, जिसमें डिस्प्लेस्ड पेजेंट्स और डीमोबिलाइज्ड सोल्जर्स शामिल थे। और कोल रिबेलियन 1831-1832 छोटा नागपुर इलाके में। हाँ। ये प्रोटेस्ट दिखाते हैं कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ गुस्सा पहले से था। तो मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज ने सीधे सीधे लोगों की लाइवलीहुड्स पे असर डाला, जिससे फ्रस्ट्रेशन और छोटे मोटे रिवोल्ट्स हुए। और दूसरे फैक्टर्स क्या थे? फिर आते हैं रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर्स। देखिए, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने जाने अनजाने में वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन और क्रिश्चियन रिलीजियस वैल्यूज को थोपने की कोशिश की। कई इंडियंस को लगा कि ये उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स, उनके बिलीव्स, उनके जीने के तरीके पर सीधा हमला है। इसमें जो सबसे बड़ा ट्रिगर बना वो था नए एनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस का इंट्रोडक्शन। हाँ, वो चर्बी वाले कारतूसों की बात। बिल्कुल। अफवाह फैली कि इन कार्ट्रिजेस पर लगी ग्रीस में गाय और सूअर की चर्बी है। अब कार्ट्रिज को लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। तो जाहिर है। तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सोल्जर्स के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को गहरी ठेस पहुंची। बिल्कुल। धर्म तो बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है। उन्हें लगा होगा कि उनका धर्म ही खतरे में है। रिएक्शन तो एक्सपेक्टेड था। डेफिनेटली। और तीसरी कैटेगरी है पॉलिटिकल फैक्टर्स। ब्रिटिश एनेक्सेशन पॉलिसीज बहुत एग्रेसिव थी, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, वो डलहौजी वाली नीति। हाँ, जिसके तहत अगर किसी इंडियन रूलर का नेचुरल एयर नहीं होता था तो उनकी रियासत ब्रिटिश इंडिया में मिला ली जाती थी। इससे कई प्रिंसली स्टेट्स नाराज हो गए, उनकी ऑटोनॉमी चली गई। इसके अलावा बहादुर शाह जफर, जो आखिरी मुगल एम्परर थे, उनका डिपोजिशन, मतलब उन्हें सिंबॉलिक हेड के पद से भी हटाना, और औध का एनेक्सेशन 1856 में मिसमैनेजमेंट के ग्राउंड्स पर। ये घटनाएं भी बड़े पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस थे। इनसे रूलिंग क्लासेस और आम लोग दोनों ही नाराज हुए। एक तरह की पॉलिटिकल ह्यूमिलिएशन थी। तो इकोनॉमिक हार्डशिप, धार्मिक डर और पॉलिटिकल ह्यूमिलिएशन, ये सब मिलकर एक विस्फोटक माहौल बना रहे थे। और आपने कुछ स्पेसिफिक प्री 1857 रिबेलियंस भी बताए थे। जी हाँ, कुछ की लोकल रिबेलियंस जो 1857 से पहले हुए, वो साफ दिखाते हैं कि रेजिस्टेंस लगातार चल रहा था। जैसे ओडिशा में पाइका रिबेलियन 1817 ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज के खिलाफ, समथल रिबेलियन 1855-1856 आज के झारखंड, बिहार इलाके में। ये ट्राइबल लोगों का रिवोल्ट था जमींदारों और ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ। और वेल्लोर म्यूटिनी 1806 आज के तमिलनाडु में, जहां इंडियन सिपॉइज ने नए ड्रेस कोड रेगुलेशंस के खिलाफ रिवोल्ट किया था, जो उनके धार्मिक मान्यताओं को चोट पहुंचाते थे। अच्छा। ये सब इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि गुस्सा पहले से मौजूद था। राइट। तो ये सारे फैक्टर्स और ये बार बार होने वाले छोटे बड़े रिबेलियंस ने मिलकर 1857 के बड़े अपराइजिंग के लिए जमीन तैयार की। ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे बना। एग्जैक्टली। इसीलिए 1857 अपराइजिंग को इन सब रिकरेंट बड़े और छोटे लोकल रिबेलियंस का कल्मिनेशन कहना बिल्कुल सही है। ये घटना इंडिया की कॉलोनियल रूल के खिलाफ स्ट्रगल में एक बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट बनी। इसने आगे चलकर इंडियन नेशनल मूवमेंट की नींव भी रखी, क्योंकि इसने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया था। इंटरेस्टिंग। इससे ये भी सोच सकते हैं कि अगर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इन पहले के छोटे साइंस ऑफ डिसकंटेंट पर ध्यान दिया होता तो क्या 1857 का इतना बड़ा धमाका टाला जा सकता था? क्या लगता है? ओके, चलिए जल्दी से पहले आंसर को रिकैप करते हैं। क्वेश्चन था, द 1857 अपराइजिंग वाज द कल्मिनेशन ऑफ द रिकरेंट बिग एंड स्मॉल लोकल रिबेलियंस दैट हैड अकर्ड इन द प्रीसीडिंग 100 years ऑफ ब्रिटिश रूल। इल्यूसिडेट, यूपीएससी मेंस 2019 10 मार्क्स। तो हमने देखा कि 1857 कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं था। इसके पीछे मुख्य फैक्टर्स कौन से थे? 3 कैटेगरीज थी। सोशो इकोनॉमिक, जिसमें हेवी टैक्सेशन, डिस्ट्रप्शन ऑफ जॉब शामिल थे। दूसरा, रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर्स। हाँ, रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर्स, जैसे वेस्टर्न वैल्यूज थोपना और वो कंट्रोवर्शियल एनफील्ड कार्ट्रिजेस। और तीसरा, पॉलिटिकल फैक्टर्स, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और अवध का एनेक्सेशन। क्या आप प्री 1857 रिबेलियन का कोई एक दो एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, जैसे सन्यासी रिबेलियन या संथाल रिबेलियन,
वेल्लोर म्यूटिनी। हाँ, अब सोचिए आप किसी को समझा रहे हैं तो अपने शब्दों में बताइए कि इस आंसर का मेन आइडिया क्या था, कि कैसे 1857 एक कल्मिनेशन था। इसे याद रखने में आसानी होती है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। ये है यूपीएससी मेंस 2017 से 10 मार्क्स। Clarify how mid-18th century India was beset with the specter of a fragmented polity. सवाल है कि मिड 18th सेंचुरी यानी करीब 1750 के आसपास इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसा था? क्या कोई एक मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी थी या सत्ता बटी हुई थी, बिखरी हुई थी, जिसे सवाल में फ्रैगमेंटेड पॉलिटी कहा गया है? मिड 18th सेंचुरी में भारत में वाकई पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन और इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा थी। मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करने वाली कोई एक डोमिनेंट पावर नहीं रह गई थी। इसके पीछे कई अहम कारण थे। अच्छा। सबसे पहला और सबसे जरूरी कारण था डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मुगल एम्पायर को केपेबल सक्सेसर्स नहीं मिले। हाँ, ये तो पढ़ा है। हाँ, तो दरबार में इंटरनल पावर स्ट्रगल्स चलते रहे, नादिर शाह जैसे आक्रमण हुए 1739 में, और कुल मिला के एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की कमी थी। इस वजह से मुगल अथॉरिटी तेजी से कमजोर होती गई। वो अपने विशाल साम्राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में नाकाम हो रहे थे, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में पावर वैक्यूम्स बन गए। तो जब सेंट्रल पावर कमजोर हुई तो जाहिर है कि अलग अलग लोगों ने उस खाली जगह को भरने की कोशिश की होगी। कौन थे ये लोग? बिल्कुल, यही दूसरा पॉइंट है, द राइज ऑफ रीजनल पावर्स। जैसे ही मुगल कंट्रोल ढीला पड़ा, कई रीजनल पावर्स उभरी या उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट की। जैसे मराठा एम्पायर का डेक्कन और नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्सों में काफी विस्तार हुआ, सिख्स ने पंजाब में अपनी ताकत बढ़ाई, राजपूत स्टेट्स ने राजस्थान में ऑटोनॉमी हासिल की, बंगाल के नवाब्स लगभग इंडिपेंडेंट हो गए, हैदराबाद में निजाम ने अपना शासन स्थापित किया, और साउथ में मैसूर हैदर अली के नेतृत्व में एक बड़ी ताकत बन गया। अच्छा, काफी सारे हो गए थे मतलब। हाँ, ये पावर्स मुगल डिक्लाइन से बने वैक्यूम को भर रहे थे, लेकिन ये अक्सर आपस में भी टेरिटरी और रिसोर्सेज के लिए लड़ते रहते थे। इस कंपटीशन ने पॉलिटिकल लैंडस्केप को और भी ज्यादा फ्रैगमेंटेड बना दिया। मतलब यूनिटी की जगह आपस में ही कंपटीशन बढ़ गया। और इस सब में यूरोपियन पावर्स का क्या रोल था? ये तीसरा फैक्टर है, बढ़ता हुआ यूरोपियन इन्फ्लुएंस। मिड 18th सेंचुरी तक यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ व्यापारी नहीं रह गई थी। हाँ, वो पॉलिटिक्स में दखल देने लगे थे। बिल्कुल, उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था, अपनी आर्मीज बना ली थी और टेरिटरीज भी एक्वायर करने लगे थे। वो इस मौजूदा पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन का पूरा फायदा उठा रहे थे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। वो अक्सर एक इंडियन रूलर को दूसरे के खिलाफ सपोर्ट करते थे, जिससे अस्थिरता और बढ़ती थी और उनका अपना फायदा होता था। राइट। तो घर के फूट का फायदा बाहर वालों ने उठाया, ये तो क्लासिक स्ट्रैटेजी है। कोई और फैक्टर था इस फ्रैगमेंटेशन में? हाँ, चौथा पॉइंट है इनइफेक्टिव अलायंसेज एंड शिफ्टिंग लॉयल्टीज। इस उथल-पुथल वाले दौर में रीजनल पावर्स और यूरोपियन कंपनीज के बीच जो अलायंसेस बनते थे, वो आमतौर पर टेम्पररी कन्वीनियंस पर आधारित होते थे। मतलब पक्के नहीं थे? नहीं, लॉयल्टीज बहुत तेजी से बदलती थी, डिपेंडिंग ऑन कि फौरी तौर पर क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल रहा है। एक शासक आज ब्रिटिश के साथ है, कल फ्रेंच के साथ या परसों किसी दूसरे इंडियन रूलर के खिलाफ। अलायंसेस लगातार बन और टूट रहे थे। पॉलिटिकल लैंडस्केप की इस फ्लूइडिटी ने फ्रैगमेंटेशन और इंस्टेबिलिटी को और बढ़ा दिया। कोई स्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन ही नहीं पा रहा था। सुनने में ही काफी कैओटिक दौर लग रहा है। कोई स्थिर केंद्र नहीं, क्षेत्रीय ताकतें आपस में लड़ रही हैं और यूरोपियन पावर्स स्थिति का फायदा उठा रही हैं। बिल्कुल, ये सारे फैक्टर्स, मुगल डिक्लाइन, कॉम्पीटिंग रीजनल पावर्स का उदय, बढ़ता यूरोपियन इंटरफेरेंस और अस्थिर अलायंसेस मिलकर मिड 18th सेंचुरी इंडिया में एक बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेड और अनस्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बना रहे थे। इसी फ्रैगमेंटेशन ने आखिरकार इंडिया की कलेक्टिव एबिलिटी को कमजोर किया, फॉरेन कॉलोनाइजेशन को रेजिस्ट करने में, और अगले 100 सालों में ब्रिटिश डोमिनेंस के लिए रास्ता तैयार किया। इसका इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बहुत गहरा असर पड़ा। ये सोचने वाली बात है। अगर मुगल एम्पायर मजबूत रहता या रीजनल पावर्स में थोड़ी यूनिटी होती तो क्या भारत का इतिहास कुछ अलग हो सकता था? क्या कॉलोनाइजेशन को ज्यादा इफेक्टिवली रोका जा सकता था? खैर, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, पर सोचने लायक जरूर है। ओके, चलिए इस दूसरे आंसर को रीकैप करते हैं। क्वेश्चन: Clarify how mid-18th century India was beset with the specter of a fragmented polity. UPSC Mains 2017 10 marks. तो mid-18th century में इंडिया politically fragmented क्यों था? मुख्य कारण क्या थे? पहला, किसका डिक्लाइन? मुगल एम्पायर का। हाँ, मुगल एम्पायर। दूसरा, किसका उदय? रीजनल पावर्स का। तीसरा, बढ़ता हुआ यूरोपियन इन्फ्लुएंस। और चौथा, अस्थिर अलायंसेज एंड लॉयल्टीज। अब अपने शब्दों में बताने की कोशिश कीजिए, फ्रैगमेंटेड पॉलिटी का मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में, और इंडिया मिड 18th सेंचुरी में इसे क्यों फेस कर रहा था। सोचने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। यह है यूपीएससी मेंस 2016 से 12.5 मार्क्स। Explain how the uprising of 1857 constitutes an important watershed in the evolution of British policies towards colonial India. जी। तो हमने पहले देखा कि 1857 पुराने डिसकंटेंट का कल्मिनेशन था। अब सवाल है कि इस अपराइजिंग के बाद ब्रिटिश पॉलिसीज में क्या बड़े बदलाव आए। ये एक वाटरशेड मूवमेंट, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट कैसे बना ब्रिटिश के इंडिया को गवर्न करने के तरीके में। 1857 का रिबेलियन वाकई एक पिवटल इवेंट था।
ब्रिटिश सिस्टम के लिए एक बड़ा झटका। इसने उन्हें इंडिया में अपनी पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन को फंडामेंटली रीथिंक करने पर मजबूर किया। अच्छा, इसके बाद कई बड़े चेंजेस आए जो दिखाते हैं कि ये सचमुच एक वाटरशेड मोमेंट था। क्या थे वो चेंजेस? सबसे बड़ा और फौरी चेंज था ट्रांसफर ऑफ पावर। हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया, जिसका राज भारत पर लगभग 100 साल से था। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल, इंडिया का गवर्नेंस अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। लंदन में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया, जिसे एक काउंसिल असिस्ट करती थी। इससे गवर्नेंस का नेचर ही बदल गया। एक कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल रूल से हटकर ब्रिटिश स्टेट का डायरेक्ट इंपीरियल रूल शुरू हुआ। कंपनी राज खत्म, क्राउन राज शुरू। वाह, कंपनी का अंत और सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल। जबरदस्त शिफ्ट। इसके अलावा मिलिट्री में क्या चेंजेस हुए? क्योंकि रिबेलियन में तो सिपॉइज का बड़ा रोल था। एब्सोल्युटली। दूसरा बड़ा एरिया था मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन। ब्रिटिश को एहसास हुआ कि वो मौजूदा स्ट्रक्चर पे भरोसा नहीं कर सकते। उन्हें भविष्य में अपराइजिंग्स को रोकना था। तो उन्होंने क्या किया? की चेंजेस थे। आर्मी में इंडियन सोल्जर्स का प्रोपोर्शन ब्रिटिश सोल्जर्स का मुकाबले कम करना, ब्रिटिश सोल्जर्स की संख्या बढ़ाना, खासकर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर और आर्टिलरी के चार्ज में, और सबसे महत्वपूर्ण, आर्मी के अंदर ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू करना। अच्छा, वो कैसे? इंडियन सोल्जर्स को कास्ट, कम्युनिटी और रीजन के आधार पर अलग-अलग रेजिमेंट्स में ऑर्गेनाइज किया गया। आइडिया ये था कि सोल्जर्स के बीच वैसी पैन इंडियन यूनिटी ना बन पाए जैसी 1857 में दिखी थी। ये तो बहुत सोची समझी चाल थी। मतलब समाज के डिविजन्स का इस्तेमाल करके उसी फोर्स पर कंट्रोल रखना जो उनका राज कायम रखने के लिए थी। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में क्या हुआ? तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए। हालांकि ओवरऑल कंट्रोल क्राउन के अंडर ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया। कुछ पॉलिसीज लाई गई ताकि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया जा सके, पर हाँ, लिमिटेड तरीके से। जैसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 ने वॉइस रॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स को अलाउ किया। सिविल सर्विसेज में ज्यादा इंडियंस को रिक्रूट करने की कोशिशें हुई, हालांकि ऊंचे पद ज्यादातर ब्रिटिश के पास ही रहे। लेकिन असल मकसद अक्सर लॉयल इंडियन एलीट को साथ लेना और एक कोलैबोरेटिव क्लास बनाना था, न कि असली पावर देना। तो मतलब कुछ सेक्शंस को शांत करने और एलाइज बनाने के लिए लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन। लैंड पॉलिसीज का क्या? वहां भी बदलाव हुए? हाँ, चौथा एरिया, लैंड एंड रेवेन्यू पॉलिसीज। ब्रिटिश अब ज्यादा सावधान हो गए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी एनेक्सेशन पॉलिसीज बंद कर दी गईं। अच्छा, उन्होंने ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स और प्रिंसेस के अधिकारों को ज्यादा मान्यता देना शुरू किया, उनकी लॉयल्टी हासिल करने के लिए। जैसे कुछ इलाकों में उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट्स लागू किए, जहां लैंड रेवेन्यू रेट्स हमेशा के लिए फिक्स कर दिए गए। इससे लैंडलॉर्ड्स को स्टेबिलिटी मिली और उनकी जमीन जब्त होने का खतरा कम हुआ। मकसद साफ था, लैंडलॉर्ड्स का एक लॉयल क्लास तैयार करना जो ब्रिटिश रूल का सपोर्ट करे। लैंड रेवेन्यू फिक्स करने से स्टेबिलिटी तो मिली होगी, पर सोचना पड़ेगा कि लंबे समय में ज्यादा फायदा किसे हुआ, लैंडलॉर्ड को या ब्रिटिश स्टेट को, जिसका रेवेन्यू और एलाइज पक्के हो गए। सोचने वाली बात है। सोशल पॉलिसीज में कोई बदलाव? पांचवां, सोशल और कल्चरल पॉलिसीज में भी शिफ्ट आया। 1857 से पहले ब्रिटिश ने कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए थे, जैसे सती प्रथा खत्म करना या विडो रीमैरिज को परमिट करना। हाँ, लेकिन 1857 के विद्रोह का एक कारण भारतीय धार्मिक और सामाजिक रिवाजों में दखलंदाजी को भी माना गया। तो 1857 के बाद ब्रिटिश ने ज्यादा कॉशियस अप्रोच अपनाया। उन्होंने अक्सर अग्रेसिव सोशल रिफॉर्म से सपोर्ट हटा लिया। अच्छा, उन्होंने तय किया कि स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए बेहतर है कि इंडियन रिलीजियस सेंसिबिलिटीज को ऑफेंड ना किया जाए, भले इसका मतलब कुछ सोशल इश्यूज को नजरअंदाज करना हो। कई सामाजिक मामलों में ये एक सोची समझी नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी थी। इंटरेस्टिंग। तो बैकलैश से बचने के लिए सोशल डोमेन में कम दखल देने लगे। एजुकेशन का क्या हुआ? छठा, एजुकेशन। हालांकि वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना जारी रहा, फोकस शायद और शार्प हो गया। ब्रिटिश ने इंडियन पॉपुलेशन के कुछ वर्गों को एजुकेट करने के एफर्ट्स बढ़ाए, खासकर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन पर और वेस्टर्न स्टाइल यूनिवर्सिटीज को प्रमोट करने पर, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में 1857 में ही स्थापित हुई। मकसद कुछ हद तक ऐसे इंडियंस का क्लास तैयार करना था जो वेस्टर्न सोच में ट्रेंड हो, एडमिनिस्ट्रेशन में मदद कर सके और शायद ब्रिटिश वैल्यूज के ज्यादा करीब हों। तो इन सब चेंजेस को देखें, ट्रांसफर ऑफ पावर, मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट्स, नई लैंड पॉलिसीज, कॉशियस सोशल अप्रोच और एजुकेशन पर फोकस। ये साफ दिखाता है कि 1857 रिबेलियन एक वाटरशेड मोमेंट था। हाँ, बिल्कुल। इसने ब्रिटिश को इंडिया पर शासन करने की अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर किया। इन बदलावों का मॉडर्न इंडिया के डेवलपमेंट पर गहरा असर पड़ा और इसने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अगले फेजेस को भी कई तरह से शेप किया, क्योंकि लोग अब इस नए डायरेक्ट इंपीरियल कंट्रोल पर रिएक्ट कर रहे थे। इन सब पॉलिसी शिफ्ट्स को देखकर लगता है कि प्राइमरी गोल तो ब्रिटिश रूल की स्टेबिलिटी और लॉन्जेविटी सुनिश्चित करना ही था, जेन्युइन वेलफेयर शायद नहीं। हालांकि कुछ बदलावों के अनइंटेंडेड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। आपका क्या मानना है? ओके, चलिए जल्दी से 1857 के बाद के की चेंजेस को रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन: एक्सप्लेन हाउ द अपराइजिंग ऑफ 1857 कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंपॉर्टेंट वाटरशेड इन द एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स कॉलोनियल इंडिया। यूपीएससी मेंस 2016 12.5 मार्क्स। तो 1857 एक टर्निंग पॉइंट था। गवर्नेंस में सबसे बड़ा चेंज क्या था? पावर का ट्रांसफर किससे किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। राइट। मिलिट्री में क्या हुआ?
रीऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ट्रूप्स की कमी और डिवाइड एंड रूल। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या दिखा? लिमिटेड इंडियन, रिप्रेजेंटेशन, काउंसिल्स का बनना, लैंड पॉलिसी किसकी तरफ झुकी? सपोर्टिंग। लॉयल लैंडलॉर्ड्स जैसे परमानेंट सेटलमेंट से, सोशल पॉलिसी कैसी हो गई? ज्यादा कॉशियस, कन्फॉर्मिस्ट, और एजुकेशन का फोकस किस पर था? इंग्लिश और वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन पर। एक्सीलेंट। क्या आप इन मेन एरियाज ऑफ चेंज को अपने शब्दों में लिस्ट कर सकते हैं? इन्हें याद रखने से पोस्ट 1857 ब्रिटिश राज को समझने में मदद मिलती है। अब हम टाइमलाइन में थोड़ा और आगे चलते हैं, ब्रिटिश रूल के अंत की तरफ। सवाल है यूपीएससी मेंस 2014 से 10 मार्क्स। In what ways did the naval mutiny prove to be the last nail in the coffin of British colonial aspirations in India? February 1946 में रॉयल इंडियन नेवी RIN म्यूटनी हुई थी। सवाल है कि ये घटना ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के लिए लास्ट नेल इन द कॉफिन यानी ताबूत की आखिरी कील कैसे साबित हुई? ऐसा क्या खास था इस म्यूटनी में जो आज़ादी से ठीक पहले हुई? रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, जिसे बॉम्बे म्यूटनी भी कहते हैं, फरवरी 1946 में हुई। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। अच्छा, मारीन के रेटिंग्स ने खराब सर्विस कंडीशंस, ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ रिवोल्ट किया और सबसे जरूरी बात, उन्होंने चल रहे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए मजबूत सपोर्ट दिखाया, कांग्रेस के झंडे लहराए। वाओ। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये म्यूटनी एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट थी जिसने इफेक्टिवली ब्रिटिश रूल के एंड गेम का सिग्नल दे दिया। इसलिए इसे लास्ट नेल इन द कॉफिन कहा जाता है। क्यों? इसके क्या कारण थे? इसके कई रीजंस हैं कि ये इतनी इंपैक्टफुल क्यों मानी जाती है। पहला, इसे मिला वाइड स्प्रेड सपोर्ट। ये सिर्फ जहाजों तक सीमित सेलर्स का प्रोटेस्ट नहीं था। अच्छा। इसे इंडियन पब्लिक से, खासकर बॉम्बे और कराची जैसे शहरों में जबरदस्त सपोर्ट मिला। पॉलिटिकल लीडर्स, जिनमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता भी शामिल थे, हालांकि बाद में उन्होंने सरेंडर करने की सलाह दी, उन्होंने शुरू में सिंपैथी दिखाई। और सबसे अहम बात, आर्म्ड फोर्सेस के दूसरे ब्रांचेस जैसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स और यहां तक कि लोकल पुलिस और आर्मी के कुछ हिस्सों ने भी स्ट्राइक्स और दूसरी एक्शंस के जरिए सॉलिडारिटी दिखाई। ये क्रॉस सेक्शन सपोर्ट ब्रिटिश के लिए बहुत चिंताजनक था। मतलब ये सिर्फ एक आइसोलेटेड म्यूटनी नहीं रही, बल्कि इसने पूरे देश में और दूसरी आर्म्ड फोर्सेस में भी एक गूंज पैदा की। ये तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग रहा होगा। एब्सोल्युटली, यही दूसरा पॉइंट है, इम्पैक्ट ऑन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इस म्यूटनी ने ब्रिटिश रूल की बुनियादी कमजोरी को उजागर कर दिया। कैसे? ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आखिर टिका किस पर था? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की लॉयल्टी पर, सिपाही, सेलर्स। जब यही फोर्सेस रिवोल्ट करने लगी और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स दिखाने लगी, तो ब्रिटिश को एहसास हो गया कि वो अब इंडिया पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कोहेजन की लॉयल्टी पर डिपेंड नहीं कर सकते। बाप रे। उनकी ताकत की रीढ़ ही टूट रही थी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक ब्लो था। सोचिए जरा, जिन सोल्जर्स और सेलर्स पर आपका राज टिका है, वही आपके खिलाफ हो जाए। इससे बड़ा सिग्नल क्या हो सकता है रूलर्स के लिए कि अब उनका समय खत्म हो गया? कोई और फैक्टर्स थे? तीसरा, इंटरनेशनल प्रेशर का कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये म्यूटनी वर्ल्ड वॉर 2 के ठीक बाद हुई। ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। हाँ, ये तो था। ग्लोबली कॉलोनियलिज्म के खिलाफ माहौल बन रहा था। यूएसए और सोवियत यूनियन जैसी बड़ी ताकतें डीकोलोनाइजेशन और इंडिया जैसे देशों के सेल्फ डिटर्मिनेशन की वकालत कर रही थी। इस तरह की म्यूटनी, जो आज़ादी के लिए इंडियन एस्पिरेशंस को हाईलाइट करती थी, उसने ब्रिटेन पर इंडिपेंडेंस देने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर और बढ़ा दिया। चौथा फैक्टर। चौथा, इम्पैक्ट ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। हालांकि एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडरशिप जैसे पटेल और जिन्ना ने आखिर में रेटिंग्स को सरेंडर करने के लिए मनाया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं क्योस ना फैल जाए। लेकिन म्यूटनी ने खुद एक पावरफुल कैटलिस्ट का काम किया। कैसे? इसने दिखाया कि आम जनता और यहां तक कि आर्म्ड फोर्सेस में भी इमीडिएट इंडिपेंडेंस के लिए कितना इम्पेशंस है। इसने दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज पर दबाव डाला कि वो और जोर लगाएं और भले ही अस्थायी रूप से अपने मतभेद भुलाकर ट्रांसफर ऑफ पावर की प्रोसेस को तेज करें। अच्छा, और पांचवा, इसने सीधे सीधे एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर को लीड किया। इस म्यूटनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, खासकर क्लेमेंट एटली के नेतृत्व वाली नई लेबर गवर्नमेंट को कन्विंस कर दिया कि इंडिया पर कंट्रोल बनाए रखना अब पॉलिटिकली या मिलिटरीली फीजिबल नहीं है। इसमें पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढने की अर्जेंसी को रेखांकित किया। म्यूटनी के तुरंत बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्च 1946 में हाई प्रोफाइल कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजने की घोषणा की, ताकि ट्रांसफर ऑफ पावर की शर्तों पर बातचीत की जा सके। तो ये सारी वजहें, वाइड स्प्रेड सपोर्ट, मिलिट्री लॉयल्टी का खत्म होना, इंटरनेशनल प्रेशर, पॉलिटिकल पार्टीज पर असर और ट्रांसफर प्रोसेस का तेज होना, मिलकर इस नेवल म्यूटनी को इतना सिग्निफिकेंट बनाती हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी ऑफ 1946 को अक्सर मेटाफोरिकली ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशंस के लिए लास्ट नेल इन द कॉफिन कहा जाता है। हाँ, इसने ब्रिटिश अथॉरिटी के पतन को नाटकीय रूप से दर्शाया, इंडियन इंडिपेंडेंस की अवश्यंभावी प्रक्रिया को तेज किया, प्रभावी रूप से ब्रिटिश रूल का अंत चिन्हित किया और 1947 से शुरू होने वाले भारत के इतिहास में एक नए अध्याय का मार्ग प्रशस्त किया। एक सवाल आता है मन में, अगर ये नेवल म्यूटनी न हुई होती या इसे बिना ज्यादा पब्लिक सपोर्ट के दबा दिया जाता, तो क्या आजादी मिलने में और देर लग सकती थी? ये घटना कितनी क्रूशल थी? ओके, चलिए इस आंसर को समराइज करते हैं।
Question: In what ways did the naval mutiny prove to be the last nail in the coffin of British colonial aspirations in India? UPSC Mains 2014 10 marks. 1946 की नेवल म्यूटिनी इतनी क्रिटिकल क्यों थी? 5 मुख्य कारण। इसे मिला वाइड सपोर्ट। हाँ, सपोर्ट पब्लिक फोर्सेस से। इसने ब्रिटिश की क्या उजागर की? वल्नरेबिलिटी, मिलिट्री लॉयल्टी का खात्मा। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा था। पोस्ट WW कॉन्टेक्स्ट। इसने इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर डाला, कांग्रेस, लीग। और आखिर में इसने क्या एक्सेलरेट किया? द ट्रांसफर ऑफ पावर, जिससे कैबिनेट मिशन आया। ब्रिलियंट। इन 5 पॉइंट्स को याद रखने की कोशिश कीजिए और अपने तरीके से एक्सप्लेन कीजिए कि ये घटना लास्ट नेल क्यों मानी जाती है। अब हम आज के आखिरी सवाल पर आते हैं। ये भी यूपीएससी मेंस 2014 से है, 10 मार्क्स। The third battle of Panipat was fought in 1761. Why was so many empire-shaking battles fought at Panipat? Interesting question. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में मराठा एम्पायर और अफगान राजा अहमद शाह दुरानी के बीच हुई थी। ये एक बड़ी घटना थी, लेकिन सवाल ये है कि पानीपत में ही इतनी सारी इंपॉर्टेंट एम्पायर शेकिंग लड़ाइयाँ क्यों लड़ी गईं, जैसे फर्स्ट बैटल 1526, बाबर वर्सेस लोदी, सेकंड बैटल 1556, अकबर वर्सेस हेमू और थर्ड बैटल 1761। पानीपत की लोकेशन में ऐसा क्या खास था? ये हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का बहुत अच्छा सवाल है। पानीपत, जो आज हरियाणा में है, इतनी सारी निर्णायक लड़ाइयों का स्थल बनना सिर्फ संयोग नहीं था। इसके पीछे कुछ खास ज्योग्राफिक और स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन था। क्या थे वो फैक्टर्स? पहला कारण है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। पानीपत ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रैंड ट्रंक रोड या उससे पहले के इसी तरह के प्राचीन मार्गों पर स्थित है। अच्छा। ये रास्ता इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, खासकर नॉर्थ इंडिया के मैदानों को सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट से जोड़ता था। सदियों तक ये नॉर्थ वेस्ट से होने वाले आक्रमणों का, साथ ही व्यापार और माइग्रेशन का मुख्य मार्ग था। पानीपत पर कंट्रोल करने का मतलब था इस वाइटल कॉरिडोर पर मूवमेंट को कंट्रोल करना। ये हमलावरों के लिए भी जरूरी था जो दिल्ली पहुंचना चाहते थे, और डिफेंडर्स के लिए भी जो उन्हें रोकना चाहते थे। तो मतलब ये उस जमाने का एक मेजर हाईवे इंटरसेक्शन जैसा था, जिसका कंट्रोल मतलब हार्टलैंड, खासकर दिल्ली तक पहुंच पर कंट्रोल। प्रिसाइजली यही दूसरे कारण से जुड़ता है, इसकी प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली। पानीपत दिल्ली से सिर्फ लगभग 90-100 किलोमीटर उत्तर में है। हाँ, ज्यादा दूर नहीं है। और दिल्ली हिस्टोरिकली भारत पर शासन करने वाली कई डायनेस्टीज का पावर सेंटर रहा है। इसलिए नॉर्थ वेस्ट से आने वाली कोई भी हमलावर सेना जो दिल्ली का तख्त हासिल करना चाहती थी, उसे पानीपत क्षेत्र से गुजरना ही पड़ता था। अच्छा। और इसके विपरीत दिल्ली के शासक अक्सर पानीपत को ही चुनते थे इन हमलावरों को राजधानी पहुंचने से पहले रोकने और सामना करने के लिए। ये प्रभावी रूप से दिल्ली के लिए एक नॉर्दर्न गेटवे या एक क्रूशियल डिफेंसिव बफर जोन का काम करता था। ओके, तो स्ट्रैटेजिक रूट प्लस राजधानी के पास। क्या वहाँ की जमीन में भी कुछ खास था जो लड़ाइयों के लिए सूटेबल थी? हाँ, वो तीसरा की फैक्टर है, पानीपत का ओपन टेरेन। पानीपत के आसपास का क्षेत्र काफी हद तक सपाट खुला मैदान है। यहाँ कोई बड़ी प्राकृतिक बाधाएं जैसे घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां या बड़ी नदियां नहीं है जो बड़ी मिलिट्री मूवमेंट्स में रुकावट डाले। इस तरह का ट्रेन उस युग की लार्ज स्केल बैटल्स के लिए आइडियल था, जिनमें अक्सर विशाल सेनाएं, बड़ी कैवलरी यूनिट्स और बाद में आर्टिलरी शामिल होती थी। अच्छा। खुले मैदान में सेनाओं को बड़े फॉर्मेशंस में डिप्लॉय करना, मैनूवर करना अपेक्षाकृत आसान था और निर्णायक टकराव में शामिल होना संभव था। कमांडर्स अक्सर ऐसी जमीन को ही पसंद करते थे जहां सैनिकों की संख्या और कैवलरी टैक्टिक्स का पूरा इस्तेमाल किया जा सके। तो मेन रूट से इजी एक्सेस, कैपिटल सिटी के करीब, और जमीन खुद बड़ी सेनाओं के निर्णायक युद्ध के लिए एकदम सही थी। अब समझ आया कि इतिहास बार बार वहां क्यों दोहराया गया। एग्जैक्टली। स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑन द मेन इन्वेजन रूट, प्रॉक्सिमिटी टू द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ दिल्ली और लार्ज स्केल वॉरफेयर के लिए सूटेबल ओपन टेरेन, इन्हीं फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन ने पानीपत को भारतीय इतिहास में इतनी सारी एम्पायर शेकिंग बैटल्स का रिकरेंट साइट बना दिया। पानीपत में लड़ी गई लड़ाइयों के नतीजों ने अक्सर साम्राज्यों के उत्थान और पतन का निर्धारण किया, नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को महत्वपूर्ण रूप से शेप किया और सदियों तक रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को प्रभावित किया। इससे एक विचार आता है, क्या आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी है जैसे एयर पावर, मिसाइल्स, सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस, क्या ज्योग्राफी और टेरेन अभी भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में उतना ही क्रिटिकल रोल निभाते हैं जितना अतीत में निभाते थे, या टेक्नोलॉजी ने समीकरण को फंडामेंटल रूप से बदल दिया है? ऑलराइट, चलिए अपने आखिरी सवाल को जल्दी से रिकैप करते हैं। क्वेश्चन: द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761. व्हाई वाज सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स फॉट एट पानीपत? यूपीएससी मेंस 2014 10 मार्क्स। पानीपत ही क्यों? 3 मुख्य कारण। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ग्रैंड ट्रंक रोड इन्वेजन रूट पर। हाँ। इसकी प्रॉक्सिमिटी किससे? दिल्ली से, कैपिटल सिटी। और इसका ओपन टेरेन, बड़ी लड़ाइयों के लिए आइडिया। और स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस को याद रखिए, इन्हें संक्षेप में अपने शब्दों में समझाने की कोशिश कीजिए। तो आज हमने ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण पलों और सवालों के माध्यम से एक दिलचस्प यात्रा की। हमने ये समझने से शुरुआत की कि कैसे 1857 का विद्रोह एक सदी के असंतोष का नतीजा था, फिर मिड 18th सेंचुरी इंडिया की फ्रैगमेंटेड पॉलिटी को देखा जिसने यूरोपियन पावर्स को उभरने का मौका दिया।
हमने एनालाइज किया कि कैसे 1857 एक वाटरशेड मूवमेंट बना जिसने ब्रिटिश द्वारा बड़ी पॉलिसी चेंजेस को मजबूर किया। फिर हम 1946 की नेवल म्यूटिनी पर आए, जिसे अक्सर लास्ट नेल कहा जाता है, और अंत में हमने पता लगाया कि पानीपत इतना ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र क्यों बना। उम्मीद है कि इन यूपीएससी सवालों को अनपैक करना इंसाइटफुल रहा होगा। बिल्कुल, और ये सभी घटनाएं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बड़ी कहानी में आपस में जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये तो है। एक शक्ति मुगल्स के पतन ने दूसरों क्षेत्रीय राज्यों यूरोपियंस के लिए जगह बनाई। नई शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज ने प्रतिरोध उत्पन्न किया, जो एक बड़े विद्रोह 1857 में परिणत हुआ। उस विद्रोह ने इंपेरियल पावर ब्रिटिश क्राउन को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर किया, और अंततः उसी शक्ति को बनाए रखने वाली ताकतों में लॉयल्टी के क्षरण ने उसके अंत का संकेत दिया। सही बात है। इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को देखना और ये समझना कि कैसे एक्शंस, पॉलिसीज और यहाँ तक कि ज्योग्राफी ने इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया, ये आकर्षक है। इतिहास सिर्फ तारीखें और नाम नहीं है, ये इन गहरे कनेक्शंस और घटनाओं के पीछे के क्यों को समझने के बारे में है। इंडीड, इस पूरे डिस्कशन के बाद एक की टेकअवे शायद ये हो सकता है कि कैसे ये हिस्टोरिकल प्रोसेसेस, कॉलोनियलिज्म, रेजिस्टेंस, पॉलिसी शिफ्ट्स, शक्तियों का उत्थान और पतन आज भी कंटेम्प्रेरी इंडिया में विभिन्न तरीकों से गूंजते हैं, हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं। बिल्कुल। इन कनेक्शंस पर सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए। मिलते हैं अगले डिस्कशन में।